हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपके साथ आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो आप लोग पढ़ेंगे, आज जिसके बारे में आज जानेंगे वह कैलेंडर है। क्या है? कैलेंडर। क्योंकि कैलेंडर की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सर आप कैलेंडर कब स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं कैलेंडर का बेहतरीन चैप्टर लेकर के, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। वो चाहे आपका शताब्दी वर्ष हो या लीप शताब्दी वर्ष हो या साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो या विषम दिनों की संख्या आपको निकालना हो या मैक्सिमम नंबर्स आपके जो विषम दिन में होते हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं या न्यूनतम आपके कितने हो सकते हैं, इन सब पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी देनी है जो आपको बतानी आवश्यक है, क्योंकि हमारे चैनल पर अब यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो रही है। जो हमारे सोनू सर हैं वह हमारे चैनल पर अपना जीके का एक बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं, जो आप लोगों को जरूर से जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि यूपी स्पेशल उन्होंने मैप के माध्यम से बताया है। हो सकता है आज या कल में उनका वीडियो अपलोड हो जाए, तो जरूर से जरूर आप सभी लोग देखें, उसको शेयर करें और उनको अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम आपको और जानकारी दें, हमारे चैनल पर मैथ्स आपकी लगातार क्लासें चल रही हैं, इसके बाद रीजनिंग लगातार चल रही है, इसके साथ में आपका जो बाल मनोविज्ञान है, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब की क्लासें चल रही हैं। और मैंने खुद आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित और अदर जो आपके फुल फॉर्म्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उनसे सभी से रिलेटेड फुल फॉर्म्स करवाया हुआ है। जो हमारी एक सीरीज चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू ऑल वनडे एग्जाम्स, तो आप उस सबको भी देखिए। क्योंकि अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी एक सब्जेक्ट कर लेकर के तैयारी नहीं कर सकते। आपके सारे पोर्शंस को बहुत अच्छे से मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि आप एक सेक्शन को नंबर से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर लेते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं, तो फिर आपका नंबर हाईएस्ट नहीं होता है और वहीं पर आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो आपको समान दिशाओं में सभी रूप से समान सब्जेक्ट को समय देते हुए आपको मेहनत करनी है, आपको बराबर का उस पर समय देना है। तो आइए अब हम कैलेंडर स्टार्ट करते हैं और आपको उसके बारे में कुछ विस्तार से चीज़ों को बताते हैं। जैसे आपका वर्ष है कैलेंडर में, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो वर्ष है, तो ये जो वर्ष होते हैं, तो आपका सबसे पहला जो आपका साधारण वर्ष होता है, कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो जो आपका साधारण वर्ष है वो क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, ये देखिए। जैसे आपका मान लीजिए हमने आपको दिया 1947 यानी कि 1947। तो अगर हम 1947 ये जो ईयर है, ये जो वर्ष है, इसकी बात करें कि यह कौन सा है, आपका साधारण वर्ष है, यह लीप वर्ष है, तो आपको क्या करना है कि जो अंतिम आपके 2 अंक दिए होते हैं, कौन से अंतिम 2 अंक यानी कि 47, उस पे आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। किससे डिवाइड करके देखना है? 4 से डिवाइड करके देखना है। तो आप जब देख रहे हैं 4 एकन्नम 4 होता है, यहाँ पर 0, 7 को आप उतारते हैं, फिर 4 एकन्नम 4, और यहाँ पर 7 में फिर जब आप 4 घटाते हैं तो आपका 3 क्या बचता है? ये शेष बचता है। तो जब यानी कि आपका ये शेष बच गया, और इसी शेष को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। तो आपका साधारण वर्ष को ज्ञात करते समय जब आप उस पर 4 से भाग देते हैं, तो अगर आपका शेष बच जाता है, क्या होता है? शेष बच जाता है, तो जो दिया गया वर्ष होता है वो आपका साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं कि जब आप क्या करें, जब किसी नंबर या किसी आप संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से? अंतिम 2 अंक में क्या करिए? 4 से भाग करने पर क्या हो जाए? कुछ शेष बचे। क्या हो जाए? कुछ शेष बचे। कुछ शेष क्या हो रहा हो? बच रहा हो, यानी कि जो रिमाइंडर हो वो आपका कुछ आए, इसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। जो बच रहा हो उसे हम बोलते हैं आपका साधारण वर्ष।
ठीक है। इसके बाद आप मान लीजिए आपको एक वर्ष दिया होगा 1990, क्या दिया होगा 1990, तो इसके भी आप लास्ट के 2 डिजिट पर 4 से भाग करके देखिए। तो आपने 4 से 2 डिजिट पर भाग किया तो 4 दूना क्या होता है आपका 8, 9 में से 8 गया 1 और ये 0 उतारा, तो 4 दूनी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 8, फिर यहाँ पर आप 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 भी यहाँ पर क्या बच रहा है शेष, यानी कि कुछ ना कुछ आपका शेष क्या हो रहा है बच रहा है। तो जब आपका कुछ शेष बचता है तो वो क्या होता है आपका साधारण वर्ष होता है, ये चीज आपने जानी। अब हम इसके बाद आपको लीप ईयर के बारे में बताते हैं। अब एक साधारण वर्ष है, इसके बाद एक होता है आपका लीप वर्ष। क्या होता है लीप वर्ष। अब ये जो आपका लीप वर्ष होता है ये क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए कोई आपका क्या दिया है ईयर दिया है, जैसे आपका दिया है 1992, क्या दिया है 1992। 1992 में जब आप लास्ट के 2 अंकों पर 4 का भाग देंगे तो आपका क्या होता है, इसको देखिए। जैसे 92 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 दूना आपका क्या होता है 8, ये हुआ 9 में से 8 गया 1 और 2 और 4 तो यहाँ पर आप करेंगे तो यह हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर जो शेष बच रहा है वो क्या बच रहा है 0, कुछ शेष नहीं बच रहा है। तो जब आपका जो दिया गया वर्ष है आपको पहचानना हो कि दिया गया वर्ष आपका साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो आप वहां पर क्या करेंगे अंतिम 2 अंकों पर 4 से भाग करके उसको देख लेंगे। तो यहां पर जब हमने अंतिम 2 अंकों पर 4 से भाग किया तो क्या हो रहा है शेष आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, और जब शेष कुछ भी नहीं बचता है तो हम उसे कहते हैं कि वह लीप वर्ष है। तो यहां पर आप उसको लिख सकते हैं कि 4 से अंतिम 2 अंकों पर क्या होता है अंतिम 2 अंकों पर 4 से भाग करने पर शेष कुछ ना बचे, क्या हो रहा हो शेष कुछ ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, तो वहां पर आप क्या करेंगे या फिर आपका रिमाइंडर जो हो वो आपका 0 हो, और यहां पर जो रिमाइंडर हो रहा हो वो आपके 0 के इक्वल ना हो, ये चीज आप देख सकते हैं। लेकिन आपका एक प्रश्न ये होना चाहिए कि सर हम अंतिम 2 अंकों पर ही 4 का भाग क्यों दें, हम किसी भी नंबर का भाग दे सकते हैं, क्या जरूरी है कि 4 का भाग दें? हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर यह होता है कि जब आपका साधारण वर्ष होता है और जब आपका लीप वर्ष होता है तो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आपका जो अंतर होता है वो 4 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? आपका 4 वर्षों का अंतर होता है। तो इसी 4 को हम भाग दे करके देखते हैं कि जो दिया गया वर्ष है वो आपका साधारण वर्ष है या आपका लीप वर्ष है। लेकिन अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने का क्या मतलब है, आप ये भी पूछ सकते हैं। हमारा 4 से अंतिम 2 अंकों पर मतलब ये होता है कि हम पूरे नंबर पर भाग देने से बच जाएं। अगर आपका किसी नंबर पर अंतिम 2 अंकों पर क्या हो रहा हो 4 से डिवाइड हो रहा हो तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपका 1992 में पूरा हमने डिवाइड करके देखा, अभी हमने आपको बताया था कि अंतिम 2 अंकों पर 4 से जब भाग दिया था तो आपका शेष क्या आया था 0। लेकिन अगर आप 1992 में पूरे में 4 का भाग देंगे तब भी क्या होगा आपका शेष 0 आएगा। देखिए आप 4 × 12, 4 चौको यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 करेंगे, तो 9 में से 6 गया आपका 3 आ जाएगा और ये 9 उतारा, तो 4 नहीं आपका कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आप 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 2 यानी कि 32, फिर 4 और कितना हो जाएगा ये 32, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया आपका शेष 0 आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, चाहे पूरे नंबर पर भाग दे या आप अंतिम 2, लेकिन एग्जाम पर समय हमारे पास कम होता है इसलिए हम अंतिम 2 अंकों पर भाग देते हैं। उसका एक रीजन और है, आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 की पावर 1 लिखा है तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिखा है तो 4 हो जाएगा, और 2 की पावर अगर 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 1 का मतलब ये है अगर किसी नंबर का जो अंतिम एक अंक है, कौन सा, किसी नंबर का अंतिम एक अंक 2 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी नंबर का अंतिम अंक जो 2 अंतिम अंक हैं वो अगर 4 से डिवाइड होते हैं
तो जो पूरा आपका संख्या है वो 4 से डिवाइड होगी। जैसे आपका 1992 एक संख्या है या 1992 एक ईयर है, हमने इसके अंतिम 2 अंकों को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ये रूल होता है। इसके बाद इसी प्रकार अगर आपका कोई नंबर दिया है जिसके 3 अंतिम अंक किससे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका जो पूरा नंबर है वो पूरा 8 से डिवाइड होगा। ये आपका क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है। तो हम बचने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 4 से इसको 2 अंकों पर डिवाइड करते हैं और देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसके बाद आपने देखा अंतिम 2 अंकों क्यों डिवाइड करते हैं, ये चीजें आप समझ लिए। इसके बाद आपका एक जो होता है शताब्दी वर्ष होता है, क्या होता है, शताब्दी वर्ष। तो आप बताते हैं कि जो शताब्दी वर्ष है वो क्या होता है, उसे कैसे पहचानते हैं। अगर आपके एग्जाम पर आता है शताब्दी वर्ष तो आप उसे कैसे जाने, तो शताब्दी आपका 100 होता है, या आपको सेंचुरी बोले तो आपका जो सेंचुरी होता है वो भी आपका क्या होता है, 100 ही होता है। जैसे कहते हैं कि विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, मतलब 100। तो 100 आप जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो 100 में आपका लास्ट में 00 आता है। तो जो शताब्दी है, अगर आपको शताब्दी वर्षों को पहचानना हो तो अंतिम आपके जो 2 अंक होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपके अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक आपके 2 0 होने चाहिए, तो आप कहेंगे शताब्दी वर्ष है। लेकिन शताब्दी भी आपका 2 तरीके का, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। तो अब आप कहेंगे सर साधारण शताब्दी वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष को हम कैसे जानेंगे, तो यहां पर आपको हम बताते हैं जो आपका साधारण शताब्दी वर्ष है। कौन सा शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष। आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक ईयर दिया साधारण शताब्दी वर्ष का 500, फिर आपको दिया यहाँ पर 600, फिर आपको यहाँ पर दे दिया हमने मान लीजिए 900, फिर यहाँ पर दे दिया हमने मान लीजिए 1000। तो आप देख रहे हैं इस शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या हैं, 0 है। यहाँ अंतिम 2 अंक 0, यहाँ अंतिम 2 अंक 0 और यहाँ पर भी अंतिम 2 अंक क्या है, 0 है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं ये शताब्दी वर्ष है। लेकिन कौन सा शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है या आपका लीप शताब्दी वर्ष है। इसको जानने के लिए जो आपका शताब्दी वर्ष होता है और जब इस तरीके के आपके अंक दिए हो या आपके ईयर्स दिए हो तो वहां पर आपको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 400 से। शताब्दी वर्षों को पता करने के लिए कि आपका दिया गया जो वर्ष है वह आपका साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। जैसे आपका 500 है तो 500 में अगर आप 400 से भाग देते हैं तो 400 का नंबर कितना हो जाएगा, 400, और यहाँ पर आपका 100 क्या बच जाएगा, ये आपका शेष बच जाएगा। तो जब 100 शेष बच गया तो हमने 400 से भाग दिया, हम क्या जान पाए, हम ये जान पाए कि जब हम 400 से 500 पर भाग दे रहे हैं तो 100 शेष बच रहा है। तो साधारण शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर अगर कुछ शेष बचता है तो वह क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष। क्या हो रहा है, कुछ शेष। जैसे यहाँ पर 600 में आप भाग करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना शेष बच रहा है। तो 400 का नंबर यहाँ पर हमने 400 किया, 6 में से 2 गया 2 और ये 0, तो 200 क्या बच रहा है आपका, ये शेष बच रहा है। तो यानी कि आपका ऐसे वर्ष दिए गए शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग करने पर कुछ शेष बचता हो, क्या हो रहा हो, कुछ शेष बच रहा हो, तो आप उसको कहेंगे कि दिए गए जो वर्ष है वो साधारण शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 400 से भाग करने पर क्या हो रहा हो, भाग करने पर कुछ शेष बचे। क्या हो रहा हो, भाग करने पर कुछ शेष बचे। तो जब कुछ शेष बच रहा है तो वो आपका क्या हो रहा है, वही आपका साधारण शताब्दी वर्ष है। और अगर कुछ शेष नहीं बचेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। जैसे लीप शताब्दी वर्ष के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख रहे हैं लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष में आप देखिए जैसे आपका 800, इसके बाद आप 1200, फिर आप 1600, तो ये चीजें, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2400। तो इस टाइप के जो भी आपके ईयर्स दिए होंगे ये कौन से ईयर्स हैं, ये आपके लीप शताब्दी वर्ष हैं। इस वजह से लीप शताब्दी वर्ष हैं, क्यों,
क्योंकि जब आप इन शताब्दी वर्ष पर 400 से भाग कर रहे हैं तो कुछ भी आपका शेष नहीं बचेगा। ये 800 है, हमने यहाँ पर 400 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये, तो क्या हो रहा है, आपका कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। शेष क्या आ रहा है आपका 0। तो जब आपका 0 शेष आ रहा हो 400 से भाग करने पर, तो आपका क्या होता है, वो लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो ये चीजें आपने जान लिया, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके वर्षों में या दिनों में जो आपके विषम दिन होते हैं उनको कैसे देखते हैं। विषम दिन, यानी कि विषम दिन आप किसे कहते हैं, तो जो आपके विषम दिन हैं ये क्या होते हैं, इन्हें आप कैसे निकालते हैं। जब आपका या तो मंथ दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस पर आप मंथ हो जो विषम दिन है उस पर कैसे निकालते हैं। और आपका जब ऐसे बिना मंथ के, मान लीजिए आपका हमने कह दिया कि 9, अब हम ये कहें कि 9 में आपका विषम दिनों की संख्या कितनी है, इसको कैसे निकालना है। ये हम आपसे कहें 12 में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालनी है, ये आपको कहते हैं 14, तो 14 दिन में कितने विषम दिन होंगे, या आपका 12 दिन में कितने विषम दिन होंगे। इस तरीके से आपको बताना है, इस पर कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए आपका जो 7 होता है, क्या होता है 7, उस 7 को आप क्या करते हैं, 7 से दिन में भाग करते हैं, और जो यहाँ पर आपका शेष आता है, क्या होता है, जो आपका शेष आता है वही आपका विषम दिन होता है। क्या होता है, वही आपका विषम दिन होता है। जो आपके दिन की संख्या है, जैसे दिन की संख्या हमने क्या दे दी थी आपको 9, और 9 में हमने क्या कर दिया था, 7 से भाग किया था, तो 7 × 9 7, और इसको घटाएंगे आप 2। अब ये जो 2 आ रहा है यही आपका क्या है, विषम दिन है। जो आपका शेष बच रहा है यही विषम दिन है। तो इस तरीके से आप विषम दिन निकालते हैं। क्या करते हैं 7, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और हर 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए हम 7 से भाग देकर के विषम दिन निकालते हैं कि दिनों की जो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या है वो कितनी है। या विषम दिनों को आप एज अ फालतू दिन भी ले सकते हैं कि हमारे जितने काम के दिन हैं वो ठीक है, और बाकी हमारे क्या हैं, बेकार के दिन हैं, उसे हम निकाल देते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिए गए आपके दिन होंगे 20, 22, 24 या 25 या 15, या मान लीजिए आपका टोटल महीना 31 है, 30 है, उन सब में क्या करेंगे, 7 से भाग करके देखेंगे कि दिनों की संख्या कितनी बच रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे करिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है। क्या करना है, अधिकतम या विषम दिनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अब आपको ये बताना है। फिर इसके बाद एक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विषम दिनों की जो आपकी न्यूनतम क्या है, जो आपकी न्यूनतम संख्या है वो कितनी होती है। यानी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने विषम दिन हो सकते हैं और कम से कम कितने आपके क्या हो सकते हैं, विषम दिन हो सकते हैं। ये दोनों आपको बताने हैं, क्या है, होती है, ये आपको दोनों बताने हैं, ये आप दोनों बताएंगे। इसके बाद अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर दिया गया 8, तो 8 में कितने विषम दिन होंगे, इसको भाग देंगे, 7 × 9 7, एक शेष बचेगा। यहाँ पर 9 में आप 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। इसके बाद 10 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3। 11 में आप 7 से भाग देंगे तो आपका 4 शेष बचेगा। फिर 12 में आप 7 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। 13 में आप 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। और जब आप 14 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कुछ भी आपका शेष नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अगर हम 15 में 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 1। फिर यहाँ पर 16 में आप 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, 2 आपका शेष बचेगा। फिर 17 में आप 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। फिर 18 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4, है ना। तो 7 दूनी 14 और 4 शेष बच जाएगा। इसके बाद 19 में आप 7 से भाग देंगे तो आपका 5। फिर यहाँ पर 20 में आप 7 से भाग देंगे तो 6, और 21 में आप जब 7 से भाग देंगे तो आपका 0 शेष बचेगा। फिर यहाँ पर 7 21 0 शेष बचेगा। फिर आप जब 22 में 7 से भाग देंगे तो आपका
एक शेष बचेगा। फिर आप 23 में 7 से भाग देंगे तो आपका कितना शेष बच जाएगा, 2। इस प्रकार आप करते रहेंगे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि 1 2 3 4 5 6 के बाद 0 आ रहा है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के बाद कितना आ रहा है, 0। ये यानी कि जो आपके ये दिन है, ये आपके दिनों की संख्या है, और ये आपकी किसकी संख्या है, ये आपके विषम दिनों की संख्या है। तो अगर आपके 8 दिन होंगे तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी, और अगर आपके 9 दिन होंगे तो उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से इन सब दिनों में विषम दिनों की संख्या है। लेकिन प्रश्न यह है कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पर देखिए विषम दिनों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर यह विषम दिन तो 6 आ रहा है, यानी कि आपके अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, 6। और न्यूनतम विषम दिनों की संख्या क्या हो सकती है आपकी, 0। क्या हो सकती है, 0। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ऑप्शंस में 1 2 3 4 इस तरीके से विषम दिन या इनमें से कोई नहीं विषम दिन दिया होता है, तो बच्चे ज्यादातर उसका जो आंसर टिक करते हैं वो न्यूनतम में क्या करते हैं, 1 टिक करते हैं, जो कि गलत होता है। तो इसका यह पूरा विषम दिनों का कॉन्सेप्ट है। तो अधिकतम विषम दिनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। और इसके बाद जो न्यूनतम विषम दिनों की संख्या हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे महीनों में विषम दिनों की संख्या होती है, यानी कि जो आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जो आपके टोटल 12 महीने होते हैं, उन सब में आपके विषम दिनों की संख्या कितनी कितनी होती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपका जनवरी, इसके बाद आपका फरवरी, फिर यहाँ पर आपका मार्च और अप्रैल, मई, जून और आपका जुलाई और अगस्त, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर आपका दिसंबर। क्या होता है, दिसंबर। तो आप देख रहे हैं जनवरी में जो टोटल दिनों की संख्या होती है जनवरी के मंथ में, तो वो आपका कितनी होती है, 31 होती है। फरवरी में आपका 28 दिन भी होते हैं और आपका 29 दिन भी होते हैं, ये दोनों दिन होते हैं। मार्च में आपका 31 दिन होते हैं, अप्रैल में आपका 30 दिन होते हैं, मई में आपका 31 दिन होते हैं, इसके बाद जून में आपके 30 दिन होते हैं, जुलाई में आपका 31 दिन होते हैं, और जो आपका अगस्त का महीना है उसमें भी आपके 31 दिन होते हैं। ये आपको याद करना है कि जो 2 आपके महीने हैं जुलाई और अगस्त, उन दोनों महीनों में लगातार जो दिनों की संख्या है वह 31 है। इसके बाद सितंबर में आपके 30 दिन, अक्टूबर में आपके 31 दिन और नवंबर में आपके 30 दिन और दिसंबर में आपके 31 दिन होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने से आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उसको तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। एक तरीका किताबों में दिया होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इससे करते हैं। अगर ऊपर आएगा तो 31 दिन होगा, नीचे आएगा तो 30 दिन होगा। ये भी बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो जनवरी है इस पे आपके विषम दिनों की संख्या कितनी है। बताया कि विषम दिनों की संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, 7 से भाग करना होता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद जो अगला दिन होता है वो रिपीट होता है, और जो रिपीट होता है वही आपका फालतू दिन होता है या आपका विषम दिन होता है। तो हमने जब 31 में 7 से भाग दिया तो 7 चौको 28, आपका कितना, 3 शेष बचा। जब आप इस पे 7 से भाग करते हैं तो 7 चौको 28, तो यहाँ पर यानी कि 0 भी आ सकता है, और 7 चौको 28 जब 29 में घटाएंगे तो यहाँ पर 1। तो जो फरवरी में विषम दिनों की संख्या होती है वो आपकी या तो 0 होती है या 1 होती है। 0 कब होती है? जब फरवरी 28 की होगी, और 29 कब, जब फरवरी होगी तब आपका विषम दिनों की संख्या 1 होगी। जो आपकी फरवरी 28 और 29 का कॉन्सेप्ट है वो लीप वर्ष और साधारण वर्ष का, यानी कि जब फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की होगी तो आपका जो विषम दिन होगा वो 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब फरवरी आपका लीप ईयर में 29 दिन होगी, 29 दिन की होगी, तो वहां पर आपका जो विषम दिन होगा उसकी संख्या 1 हो जाएगी। इसके बाद 31 में आप 7 से भाग देंगे तो फिर आपका 3 शेष आ जाएगा। फिर आप 30 में जब 7 से भाग देंगे तो 2 शेष आ जाएगा, यानी कि 2 विषम दिनों की संख्या। फिर यहाँ पर आप 3 शेष हो जाएगा। इसी प्रकार जून में आप देखेंगे 7 से भाग करेंगे तो आपका 2 शेष हो जाएगा। इसके बाद जुलाई में आप जब 7 से भाग करेंगे तो 3 आपके विषम दिन हो जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी आप 31 दिन है, 7 से भाग करेंगे तो आपके जो 3 हैं वो विषम दिन आ जाएंगे। इसी प्रकार अक्टूबर, सितंबर में भी आप देखिए 7 से जब आप भाग करेंगे तो 2 विषम दिन।
इसी प्रकार आप 31 में 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन। फिर यहाँ पर आप 30 में जब 7 का भाग करेंगे आपके नवंबर वाले महीने में तो 2 आपके विषम दिन हो जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको दिसंबर वाले महीने में तो आपके 3 विषम दिन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में विषम दिनों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। अब आपको ये बताना है कि जो आपके दिन हैं, जैसे आपका 1 ईयर है उस पे आपका दिनों की संख्या कितनी हो रही है, या आपका जो आपके 1 वीक है उस पे, जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 वीक क्या हो रहा है, 1 वीक में आपके कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7। और यहाँ पर अगर हम 1 मंथ में देखें तो जो आपका 1 मंथ है तो 1 मंथ में आपका कितना, आपका 28, 29 और 30 और आपका 31, ये आपके मैक्सिमम डेज हो सकते हैं। फरवरी में 28, 29 होते हैं, ये आपके किसके लिए है, ये आपका फरवरी के लिए है। बाकी ये आपका अदर मंथ के लिए, किसके लिए है, जो आपके अदर मंथ है उसके लिए आपका 30 और 31 दिन आपके महीने में हो सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका 1 ईयर होता है, क्या होता है, जो 1 ईयर है उसमें जो डेज की संख्या है वो होती है 365 दिन। पीछे से आवाज आएगी सर 366 भी होते हैं, तो यहाँ पर 366 दिन भी हम लेंगे। तो 365 होता है, यही तो आपका क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, यही आपका साधारण वर्ष है, जिस वर्ष में आपके जो दिनों की संख्या है 365 होगी, और यही आपका क्या है, जिस वर्ष में आपके जो दिनों की संख्या है वो क्या होगी, 366, वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। इसमें जो आपकी फरवरी होगी वो आपकी कितने महीने की होगी, वो आपकी 28 दिन की होगी, महीने की नहीं 28 दिन की महीने की फरवरी होगी। और यहाँ पर जो आपकी फरवरी होगी वो आपकी 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो ये चीज आप क्या हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आपका जो एक प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न ये है कि आपका जो साधारण वर्ष और जो लीप वर्ष है, क्या है, जो आपका साधारण वर्ष है और जो क्या है, लीप वर्ष है। तो आपको यह बताना है कि जो आपका साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। क्या होता है, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह, और यहां पर आप कितने सप्ताह के साथ आप बताइए कितने जो है क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, कितने आपके विषम दिन होते हैं, ये भी आपको बताना है। किसमें, साधारण में विषम दिन की संख्या। तो दोनों चीजें आपको ये अच्छी तरीके से बताते हैं। जैसे आपका जो साधारण वर्ष है उसमें जो दिनों की संख्या है वो कितनी है आपकी, 365। तो 365 में आप 7 से भाग करिए तो 7 चौको 28, 7 पन्ना आपका क्या होता है, 35, ये हो गया। तो 6 में से 5 गया 1 और ये 5, 7 दूनी कितना होता है आपका 14। तो ये आपका 1 क्या बच रहा है, आपका शेष बच रहा है, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका 52। तो ये जो 52 है यही आपका क्या है, सप्ताह है, और ये आपका जो शेष है ये आपका विषम दिन है। किसमें, आपका साधारण वर्ष में। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष में ही 365 दिन होते हैं, और दिनों की संख्या में जब आपको विषम दिन निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, उसको 7 से भाग करते हैं। यहाँ पर जो 52 आ रहा है वो 7 से भाग करने में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका हर 7 दिन के बाद क्या होता है, अगला दिन जो होता है वो रिपीट होता है। तो इस तरीके से करके जो 52 सप्ताह होंगे वो आपके एक वर्ष साधारण वर्ष में होंगे, और जो आपका विषम दिनों की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, साधारण वर्ष में 1 होगी। इसी प्रकार आपको बताना है कि लीप वर्ष में, किसमें बताना है, लीप वर्ष में। तो यहाँ पर आप लीप वर्ष में बताइए कि कितना होता है। लीप वर्ष में कितने सप्ताह के साथ आपको कितने विषम दिन होते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर देखिए। तो आप देख रहे हैं जो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है कितनी होती है, 366 होती है। इसमें आप 7 से भाग करेंगे तो 7 पन्ना क्या होती है आपकी 35, और 6 में से 5 गया 1 और ये 6 उतारा, 7 दूनी आपका कितना होता है 14। यहाँ पर आपका 2 क्या बच रहा है, शेष। ये जो 2 शेष बच रहा है यही आपका क्या है, विषम दिन है। इसमें आपका जो आपका लीप वर्ष है, और ये आपका सप्ताह हो रहा है कितना, 52। तो आपने देखा 52 यहाँ पे भी आ रहा था, इसके पहले जो आप साधारण वर्ष था वहां पर भी 52 आ रहा था। तो चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों में
जो आपके सप्ताहों की संख्या है वो बराबर है, यानी कि 52 सप्ताह है। लेकिन जो आपके विषम दिन है, साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 हो जाती है और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ये आज आप आसानी से समझ पाए हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा जो ये वीडियो है, यहाँ तक का जो हमने आपको बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, और आपको इसमें कुछ अगर पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो इस वीडियो में कमेंट करके भी हमको आप अपना सुझाव बता सकते हैं कि सर आप इस एग्जाम से संबंधित हमें कैलेंडर के क्वेश्चन करवाइए। जैसे आपका इस समय वीडियो रे एग्जाम बहुत तेजी से चल रहा है, SSC MTS एग्जाम जो है, SSC CHSL एग्जाम और यूपी पुलिस एग्जाम, वीडियो आपका जो एग्जाम है, और इसके बाद जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपका है। तो इनसे संबंधित आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, या जो पेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, यूपी SSC में जो जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब के क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर इससे संबंधित हमें क्वेश्चन करवाइए। वो क्वेश्चन हम आपको लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपके इसके नेक्स्ट पार्ट पर। धन्यवाद।